नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के स्टडीज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मौत के बारे में। आखिर उनकी मौत कैसे हुई थी। कई इतिहासकार और कई साहित्यकार हैं जो अलग अलग कहानियों के माध्यम से ये बता रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मौत कैसे हुई थी, और ये दावा सिद्ध कर रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान इस तरह से मरे थे। आज हम इन कहानियों की चर्चा करेंगे। दोस्तों पहली कहानी है, इस्लामिक इतिहासकार है हसन निजामी, उनकी पुस्तक है ताज उल मासिर। इसमें वो लिखते हैं कि जब तराइन की द्वितीय लड़ाई 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की सेना के बीच लड़ी जा रही थी, तो इसमें दोनों ओर से काफी भीषण युद्ध चल रहा था। लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान की सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी और उनको यह लगने लगा था कि अब यह युद्ध जीतना मुश्किल है। तो पृथ्वीराज चौहान की जो प्रमुख सेनापति और योद्धा थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बताया कि आप युद्ध स्थल छोड़कर चले जाइए और हम युद्ध लड़ते हैं। आप अगर जिंदा रहेंगे तो युद्ध दोबारा भी लड़ा जा सकता है, लेकिन आप ही अगर खत्म हो जाएंगे, राजा ही खत्म हो जाएगा, तो साम्राज्य खत्म हो जाएगा और दोबारा युद्ध लड़ने का कोई चांस बचता ही नहीं है। तो पृथ्वीराज चौहान को वहां से निकाल दिया गया, और जब गोरी की सेना को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का पीछा किया। पृथ्वीराज चौहान का पीछा किया तो हरियाणा के सिरसा के समीप पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया। हसन निजामी आगे लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने वहां पर सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के साथ साथ ही पृथ्वीराज चौहान को बताया कि तुम अगर शासक बनना चाहते हो तो हम तुम्हें अजमेर का शासक बना देंगे, जो लेकिन आप गोरी के अधीन रहोगे। मतलब गोरी का एक तरह से गुलाम या गोरी द्वारा स्थापित शासक आप रहोगे, दिल्ली हमारे नियंत्रण में रहेगी। इस तरह से दिल्ली गोरियों के अधीन हो गई और पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का शासक बनाया गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने थोड़े दिनों बाद ही विद्रोह कर दिया और अब स्वयं को स्वतंत्र करने की कोशिश की। इस बार गोरियों की सेना ने उसे पकड़ के, पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के अजमेर में मार दिया गया। दोस्तों ये लिखते हैं हसन निजामी। अब दोस्तों इनके तथ्यों के बारे में बात करते हैं। तो तथ्य ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान गोरी की अधीनता स्वीकार कर लेगा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक महान योद्धा और महान शासक था और एक राजपूत शासक था। उन्हें अपनी मौत मंजूर थी, लेकिन गोरी की अधीनता वो कभी मरते दम तक स्वीकार नहीं करते। तो इस तरह से ये तथ्य तो बिल्कुल ही नगण्य माना जाता है, ये बिल्कुल ही गलत माना जाता है। दोस्तों दूसरी कहानी है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई उनके अच्छे मित्र भी थे। उनकी पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो, जिसके बारे में हम आज तक पढ़ते आए हैं। पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से पकड़कर गजनी ले जाया जाता है और वहां पर उनकी गर्म सलाखों से दोनों आंखें निकाल दी जाती है। ये बात जब कवि चंद्रवरदाई को पता चलता है तो वो तुरंत गजनी पहुंच जाते हैं, और गजनी पहुंचने के बाद सुल्तान मोहम्मद गोरी से मुलाकात करते हैं और मोहम्मद गोरी से कहते हैं कि ये आपने क्या किया। जब पिछले युद्ध में आपने माफी मांगने के कारण हमने आपको छोड़ दिया और आपने कहा था कि हम कभी आपके यहाँ आक्रमण नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे और वापस लौट जाएंगे, लेकिन आपने आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले आया और उनकी दोनों आंखें भी निकाल दी। कहाँ गए आपके उसूल? तो उन्होंने कहा कि कविचंद, आप उसूलों की बात करते हैं, युद्ध में कोई उसूल मायने नहीं रखते। आपकी सभ्यता और संस्कृति कहती है कि निहत्थे पर कोई वार नहीं किया जाएगा, भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया जाएगा, अगर कोई माफी मांग ले तो उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हमारी संस्कृति कहती है कि दुश्मन दुश्मन होता है, चाहे वह निहत्था हो, चाहे भाग रहा हो, चाहे वह माफी मांग रहा हो, हम उसका अंतिम परिणाम होता है मौत। अभी तो आंखें निकालिए, हम इसको मौत के घाट उतारेंगे। तो ये बातें सुनकर कविचंद कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आपका शासन है, यहाँ पर आपकी सलाखों के पीछे है पृथ्वीराज चौहान, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पृथ्वीराज चौहान की एक बहुत बड़ी कला है, वो है शब्दभेदी बाण चलाना। अगर आप उसे देख लें तो आप भी नई कला और नई विद्या सीख पाएंगे। मोहम्मद गोरी कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि बिना आंखों के देखे कोई टारगेट पे निशाना लगा सकता है। चंद्रवरदाई ने कहा कि आप प्रत्यक्ष प्रमाण करके देख लीजिए। दूसरे दिन दरबार लगाया गया और दरबार में सिंहासन पर मोहम्मद गोरी बैठता है। एक तरफ घंटी बांध दी जाती है और पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है कि ये घंटी को बजाने पर तुम्हें इस पर निशाना लगाना है। इसी बीच चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान को चुपके से कहता है कि आज से बढ़िया मौका मोहम्मद गोरी को मारने का कभी नहीं मिलेगा, और वो प्रसिद्ध लाइन दोहराते हैं, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो उन्होंने बताया कि 4 बांस और 24 गज और 8 अंगुली, अंगुल अष्ट प्रमाण मतलब 8 अंगुलियों के लगभग ऊंचाई पर मोहम्मद गोरी बैठा है, और इससे बढ़िया मौका कभी नहीं आएगा मोहम्मद गोरी को मारना। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो इससे बढ़िया मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। तो बैल बजती है और बैल बजने के साथ साथ ही पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को निपटा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, पृथ्वीराज तो मारता है चंद्रवरदाई को और चंद्रवरदाई मारता है पृथ्वीराज चौहान को, इसलिए दोनों वहां पर वो भी मर जाते हैं और मोहम्मद गोरी भी मर जाता है। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान और इन सब की मृत्यु
हो जाती है, ऐसा इसमें पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है। लेकिन दोस्तों जब वो दोनों ही मर जाते हैं तो पृथ्वीराज चौहान की ये कहानी, मरने की कहानी लिखी कैसे? या तो वो पहले लिख गए थे चंद्रवरदाई, या फिर ये लिखी किसने? तो ये कहा जाता है कि उनके बेटे, चंद्रवरदाई के बेटे थे, उनका नाम था जलन, तो उन्होंने ये किताब पूरी करी थी। लेकिन दोस्तों हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इतिहास में 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मोहम्मद गौरी ने हराया था। अगर वो पहले ही मर जाता तो ये चंदावर का युद्ध होता ही नहीं, और इसके बाद भी मोहम्मद गौरी ने कई आक्रमण किए थे। तो ये इससे ये पता चलता है अपन को कि यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके कोई भी साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं मिलते हैं, और कई इतिहासकारों, बहुत सारी किताबों और इतिहासकारों ने इसे बिल्कुल गलत माना है। इस तरह दोस्तों ना तो हसन निजामी की बात सही है, ना चंद्रवरदाई की बात सही है, क्योंकि इनके कोई साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अब तीसरी कहानी ये है जिसपे ज्यादातर इतिहासकार सहमत है, क्योंकि गजनी पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से पकड़कर गजनी ले जाया गया और वहां ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई, और वहीं पर उनकी समाधि है। और समाधि के साथ साथ जी अभी जो शेर सिंह राणा जो उनकी समाधि से अवशेष निकाल के लाया था, वो गजनी से ही निकाल के लाया था। तो इस तरह इसके बारे में जानकारी हमें देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जैसे महान वीर और योद्धा कभी मरते नहीं है, वो हमेशा याद किए जाते हैं। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।